बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक ज़बरदस्त चाल चली है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये आखिरी वक्त में चली है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट की है। यानी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कंट्रोल में है। बैकडोर चैनल राब्ते भी चल रहे थे, इनके आपस में मुज़ाकरात भी हो रहे थे, बातचीत चल रही थी, कुछ चीज़ें तय हो गई थी जो मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ों पे डेडलॉक था जो अभी भी जारी है। प्रॉब्लम यही है कि सीटों का क्या करना है। क्या ये सीटें ख़त्म करनी है या ये सीटें मौजूद रहेंगी, और इनकी तादाद अगर कम करनी है तो इन सीटों की हैसियत क्या होगी, इनके इख्तियारात क्या होंगे। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। और इस बीच में अचानक से इलेक्शन कमीशन आता है आज़ाद कश्मीर का, और वो ये ऐलान कर देता है कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होंगे, लेकिन साथ ही वो इसको 3 मराहिल में करवाने का ऐलान कर देता है। यानी 3 मरतबा ये इलेक्शन होगा और तीनों मरतबा छुट्टी के दिन इलेक्शन करवाया जाएगा। तो 3 मरतबा इलेक्शन में जो अलग अलग तारीखें दी गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये 3 अलग अलग डिवीज़न्स हैं जिनके अंदर इलेक्शन होने। एक मीरपुर डिवीज़न है, मुजफ्फराबाद डिवीज़न है, और एक जो है वो पुंछ डिवीज़न है। तो इनमें लगभग सीटें मिलती जुलती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। 33 सीटें हैं, तो तीनों के ऊपर आप तकसीम कर लें, एक जगह पे 12 हैं, 11 हैं, ऐसे सीटों की तादाद है। अब इसमें जो मीरपुर डिवीज़न है इसके इंतखाबात पहले से जो शेड्यूल बना हुआ है 27 जुलाई को वो करवा रहे हैं, जबकि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इसके बाद इंतखाबात होंगे जो 2 अगस्त को करवाए जा रहे हैं। और जो महाजरीन की नशस्तें हैं उनके ऊपर भी 2 अगस्त को इंतखाबात करवाए जाएंगे, जो 12 नशस्तें मौजूद हैं इधर पाकिस्तान में या बाकी एरियाज़ के अंदर महाजरीन वाली। और पुंछ डिवीज़न में जो इंतखाबात करवाए जाएंगे वो 10 अगस्त को करवाए जाएंगे। यानी 27 तारीख को शुरू होने वाले इंतखाबात 10 अगस्त को ख़त्म होंगे। जुलाई की 27 को शुरू हो जाएंगे, 10 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें 3 अलग अलग जगहों पे पोलिंग हो रही है। एक पाकिस्तान के अंदर हो रही है जो महाजरीन की 12 नशस्तें हैं, एक मीरपुर के डिवीज़न में हो रही है, और एक जो है वो पुंछ डिवीज़न में हो रही है, और एक मुजफ्फराबाद डिवीज़न में हो रही है। तो इसको ये करने का मकसद क्या है? देखें, फोर्सेस को ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाना, एक साथ करवाना, तो उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो बाइकआउट करने वाली फोर्सेस हैं या लोग हैं उनकी काफ़ी मकबूलियत है और आवाम के अंदर उनकी काफ़ी जगह है। तो अगर इलेक्शन करवाया जाता एक साथ तो काफ़ी मुश्किल रहता। तो इसका हल ये निकाला गया है कि 3 अलग अलग मराहिल में ये इलेक्शन करवाए जाएं। और जो सबसे आखिर में इलेक्शन रखा गया 10 तारीख को, वो वहाँ रखा गया जहाँ इस वक्त मुजाहिरीन बैठे हुए हैं, रावला कोट में, यानी पुंछ डिवीज़न। यहाँ पे सबसे आखिर में इंतखाबात करवाए जाएंगे ताकि बाकी चीज़ों से अपनी हुकूमत पक्की की जाए, बाकी जगहों से अपनी सीटें निकाल ली जाएं, और फिर आखिरी मरहले में यहाँ पहुँचे और यहाँ की जो 10-11 सीटें उनके ऊपर एंड में आके इलेक्शन हो जाएगा। इन 10-11 सीटों के बगैर भी वो पिक्चर बड़ी वाज़े हो जाएगी कि किसकी हुकूमत बन रही है आज़ाद कश्मीर में और किस तरह से बन रही है। इसमें ना एक बड़ा ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल एंगल है। अगर तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये चाहती है कि उनके मुतालबा तस्लीम किए जाएं और इलेक्शन बाद में हो, तो फिर उन्हें बहुत शिद्दत के साथ एहतजाज का दायरा कार बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें लॉन्ग मार्च भी करना पड़ेगा, उन्हें बाहर भी आना पड़ेगा, बाकी कश्मीर को भी उन्हें मैदान में लाना पड़ेगा। वो काफ़ी कुछ उन्हें करना पड़ेगा इसके लिए, अगर वो ये कर सकते हैं। अभी तक तो उन्होंने साबित किया कि वो बड़ी मजबूती के साथ अपने मौके पे खड़े हुए। और जो एक चीज़ जहां मामला फंसा हुआ है वो सीटों का ही है। अब क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर का, उससे एक ऑर्डर ले लिया था, और वो ऑर्डर ये था कि आईनी तरमीम के बगैर आप इन 12 नशस्तों को ख़त्म नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ये 12 नशस्तों पे जो बंदे बैठे हुए हैं, आईनी तरमीम के लिए आपको उनका भी वोट चाहिए होगा। तो आप मुझे बताएं ना कि जो खुद उस सीट के ऊपर आकर बैठा, वो उस सीट को ख़त्म करने के लिए किसी आईनी तरमीम का हिस्सा कैसे बनेगा? तो ये तकरीबन नामुमकिन जैसी चीज़ है इन सीटों की मौजूदगी में आईनी तरमीम। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं और आज़ाद कश्मीर के लोग तुल जाएं कि जनाब ये सीटें आप रख लें, लेकिन ये वोटिंग का इनका इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए, या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में जो बैरूनी मुदाखलत है उसका खात्मा किया जाए, तो वो एक अलग सिनेरियो फ्यूचर में शायद बन जाए। लेकिन अभी के लिए ये हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त मूव है, एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त मूव है, जिसमें वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले एक डिवीज़न में पहुंचाएंगे, मीरपुर डिवीज़न में,
पूरे को कंट्रोल करेंगे, पूरा सिक्योरिटी का माहौल बनाएंगे और मीरपुर डिवीज़न में वो सबसे पहले इलेक्शन करवा देंगे। यहाँ काफ़ी सीटें हैं तो 10 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जब यहाँ इंतखाब होगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर दूसरी मरतबा ये जाएंगे मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, उसमें नीलम वैली भी है, झेलम भी है। तो जब ये वाला इलेक्शन करवाएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और साथ ही जो महाजरीन वाली 12 सीटें उन पर भी इलेक्शन हो जाएगा। जो एक मुतालबा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कि इसके ऊपर इलेक्शन ना करवाया जाए और इनको मुंतखब ना किया जाए या इन सीटों को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए या फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में इनका रोल नहीं होना चाहिए। फिर आखिर में जब वो पूंछ में पहुंचेंगे तो तब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और पूंछ को आखिर में इसलिए रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिस्टम के अंदर गुंजाइश पैदा की जा सके। तो ये नादरीन अब तक की हिकमत अमली है और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मूव है जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि उनके साथ जो नेगोशिएशंस हो रही थी क्या वाकई वो नेक नियति के साथ हो रही थी। क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ बातचीत में ये भी कहा गया कि हम इलेक्शन थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये भी कहा गया कि आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लें अपने उम्मीदवारों के ज़रिए से और उन्होंने भी कहा कि हम अपने उम्मीदवार नामजद कर सकते हैं अगर हमारे मुतालबात माने गए तो। यानी ये ऑफ द रिकॉर्ड में आपको जो बातें मेरे साथ हुई मैं वो आपको बता देता हूँ कि बाकायदा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बहुत सारे लोगों ने जिनका इस कमेटी से ताल्लुक है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं और इन केस की ये बाइकआउट की कॉल वापस हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ गारंटीज चाहिए और कुछ उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाएं। तो अब ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि किसी सूरत भी इस लड़ाई में कश्मीरियों को जीतने नहीं देना। देखिए, अगर कश्मीरी या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवामी एहतजाज के नतीजे में अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान में ये एक मिसाल बन जाएगी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़े प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम यह है कि अगर अवामी एहतजाज के नतीजे में लोगों ने अपने मुतालबात मनवा लिए तो फिर ये जगह जगह पे होना शुरू हो जाएगा। फिर कल को उठेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे और वो कहेंगे जी जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लंबे लॉकडाउन के बाद वहाँ पे कामयाबी मिली आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो हम भी अपने मुतालबात में कामयाबी हासिल कर लेंगे। फिर कोई और सुबह भी ये करेगा तो एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट नहीं करता। एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि कुछ भी करके अवामी एहतजाज के नतीजे में कोई तब्दीली ना आए ताकि अवामी एहतजाज का रास्ता खुलने से पहले ही बंद हो जाए। बहरहाल एक ज़बरदस्त चाल उन्होंने चली है, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। नाजरीन, इमरान खान की बहनें वो एक मरतबा फिर गई अडियाला जेल के बाहर और उनकी फिर मुलाकात नहीं करवाएगी इमरान खान साहब से। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया, 3 हफ्ते बाद आना, दोबारा फिर बात करेंगे। और उन्होंने हुकूमत से और इदारों से उन्होंने जवाब तलब कर लिया कि आप बताएं इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे, जबकि पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इस बात की मुखालफत की है। तो ये जो बहनों की मुलाकात है इसको ना करवाना बिल्कुल अब नॉर्मलाइज कर दिया गया है, ये कोई बड़ी खबर भी नहीं बनती। लेकिन अलीमा खानम ने यह कहा कि वो जो एक अवामी तहरीक उन्होंने शुरू की है और लोगों को वो मोटिवेट कर रही है, एक तो उनका ये जोर है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ना मैं ये पॉलिटिक्स कर रही हूं, ये मैं सिर्फ अपने भाई के लिए कर रही हूं और एक ऐसे आदमी के लिए कर रही हूं जो कौम का एक बहुत बड़ा लीडर है और कौम उसके लिए निकलना चाहती है, तो हमने तो जोर लगाना है, कोई और लगाए या ना लगाए। तो जो उनकी तहरीक या उनकी कोशिश है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन भी नहीं कर रही बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि जो स्टेटमेंट था इमरान खान की बहन का उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन किया है। और लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं डिसोन करने के अलावा। बैरिस्टर गौर ने कहा जी इमरान खान की बहन को हरासा ना करें, मौलाना के बयान को भी छोड़ें, एक बयान से आपके दिफा के ऊपर आंच नहीं आएगी। उन्होंने कहा मार्का हक के बारे में इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी के बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। नौरीन बीबी को आप हरासा ना करें, नोटिस ना भेजें, एक बयान से पाकिस्तान के दिफा पर आंच नहीं आएगी। मैं ये भी कहूँगा कि मौलाना के बयान का मामला भी आप छोड़ दें, इनसे दिफा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की बहनें जोर लगा रही हैं, ये कोशिश कर रही हैं तहरीक इंसाफ उससे अपने आप को अलग कर रही है और कारकुन तो जुड़ रहा है, आम आदमी तो जुड़ रहा है इमरान खान की बहनों के साथ। वो हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में बुनीर में भी निकले, मालाकंड में निकले, उन्होंने जोर लगाया मिलकर
और वो ये कहते हैं कि हमें लेकर चलो इस्लामाबाद की जानिब हम जाना चाहते हैं। हो सकता है फ्यूचर में इमरान खान की बहन एक बहुत बड़े एहतजाज को लीड कर रही हूं, हो सकता है ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए, कोई स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू हो जाए, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाहती है। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में है कि कोई ना कोई डील करके या कोई ना कोई मामला बना के हम एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे कायल कर लेंगे कि मुल्क के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, तो सियासी इस्तेहकाम के लिए आप थोड़ा पीछे हट जाएं। और थोड़ा पीछे हटने की सूरत में वो मफामत हो सकती है, तो वो मफामत के रस्ते के ऊपर है। मज़ामत के रस्ते के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फिलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन जो रास्ता अपनाया हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। वो इमरान खान की मुलाकातें भी नहीं करवाते, इमरान खान के डॉक्टर से भी नहीं चेक करवाते, इमरान खान के वकला को भी नहीं मिलाते। इमरान खान साहब के केसेस भी अदालतों में उनकी मर्जी के बरक्स लग रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रही, हाई कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रही, तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो जो रियासत की पॉलिसी है या रियासती इदारों की पॉलिसी है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की है, वो तो अभी भी इसके ऊपर कारबंद है कि इमरान खान को जितना दबाएंगे उतनी उनके लिए स्पेस बनेगी। और वो ये जानते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो वो इनकी स्पेस छीनेंगे और इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। इन्होंने काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया है कि इमरान खान को कहते तन्हाई में रखना, जबर करना, जुल्म करना, लोगों को जेलों में डालना, लोगों को तशद्दुद करना, लोगों को जबरी तौर पे लापता करना, मुकदमात बनाना, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाना, गद्दारियों के फतवे बांटना, ये सारी चीज़ें बहुत पाकिस्तान में नॉर्मलाइज कर दी गई। अभी जब फजल रहमान के साथ हल्की हल्की सी टुकटक हो रही थी तो उसमें कुछ लोगों ने बड़ी ज़ोर से बातचीत की, लेकिन बहुत नॉर्मल लगा सब कुछ। फजल रहमान के बयानात भी बड़े नॉर्मल लगे। एक तो फजल रहमान साहब से ये उम्मीद करना कि वो बहुत बड़े इनकलाबी बनकर सामने आएंगे, ये सबकी खाम ख्याली है। वो सियासत करते हैं और वो बहुत ही रवायती नौयत के सियासतदान हैं। वो स्टेटमेंट देते भी हैं, उनके अपने कुछ उसूल बाज़-औक़ात आते हैं, लेकिन ज़्यादातर फजल रहमान साहब सियासत में फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से ले सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड करते हैं। अभी वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं फजल रहमान साहब, क्योंकि उनका किसी भी हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है और उन्हें कुछ ऐसी सहूलतें जो माजी में मैसर रहीं वो शायद उनके पास नहीं है। तो आज फजल रहमान कुछ सख्त बयानात दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बयानात एक इनकलाब में बदल जाएंगे? अभी मेरा ऐसा तज्जिया है, जो गलत भी हो सकता है, कि नहीं, फजल रहमान साहब से ये ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल है कि वो ये कर पाए। अलीमा खानम ने कहा जी मुज़ाहमत ही हम करेंगे और हम एहतजाज करेंगे और हम जोर लगाएंगे, हम प्रेशर डालेंगे। जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रियासत मुखालिफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। फजल रहमान साहब के बयान के ऊपर मुतहद्दा मदारिस कौंसल ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। यानी ताहिर अशरफी साहब काफ़ी हद तक अब मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में मौलवियों को इकट्ठा कर रहे हैं, और ताहिर अशरफी साहब जो हैं उनको मौका मिला फजल रहमान साहब से बदला लेने में, जो माजी में उनको शर्मिंदगियों का सामना बार बार करना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि वो मौका हाथ से जाने देंगे, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बैकिंग कर रही हो ना, तो फिर आप मौलवियों को भी दबा लेते हैं, मदारिस को भी दबा लेते हैं, आप इधर भी उधर भी कर लेते हैं। ये बेचारे गरीब लोग होते हैं, ये काबू आ जाते हैं। तो ये बड़ा मौका है ताहिर अशरफी के पास कि वो मौलाना फजल रहमान साहब से वो बदला ले सकें माजी का, जो वो अब तक नहीं ले पाए थे। तो मुतहद्दा मदारिस कौंसल पाकिस्तान ने तहरीरी एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया कि शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती मौक़िफ़ है। पाक फ़ौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। तर्जुमान डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी का कहना है कि दीनी मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों या कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि मदारिस हमेशा पाकिस्तान की नज़रियाती, फ़िक्री, जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ रहे हैं। तो जनाब, ये फजल रहमान साहब के खिलाफ एक और तबका खड़ा किया गया या एक और जगह से स्टेटमेंट दिलवाया गया। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। अब मैं इसको अभी तक ये समझता हूँ कि फजल रहमान साहब वो स्पेस लेना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही है, या तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मुज़ाहमत की जिस पॉलिसी को तर्क कर रही है, फजल रहमान साहब उस पॉलिसी को अपना के तो वो मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं अवाम में। लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? देखिए, इमरान खान का मामला है ना सारा। पीटीआई के पास आज जो मकबूलियत है वो इमरान खान की वजह से है, बाकी लोगों को तो लोग जानते भी नहीं है।
तो क्या फजलुर रहमान साहब उतना बर्दाश्त कर सकते हैं या उतना स्टैंड ले सकते हैं जितना इमरान खान ने लिया? जब तक वो नहीं लेंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये बहुत मुश्किल है। नादरीन, ये एक और खबर है गंदम के हवाले से। जाते जाते आपको मैं एक खबर दे दूं। गंदम की कीमत नादरीन 5,000 रुपए मन तक पहुंच गई। जब किसान बेचता है तो 2,800, 3,000 बस यहां तक थी। लेकिन जैसे ही मिडिल मैन के पास आई या सरमायाकारों के पास आई या सरमायादारों के पास आई, जो मिडिल मैन है, जो पैसा बनाते हैं इस सारे खेल के अंदर, सट्टा खेलते हैं इन चीज़ों पे, जैसे ही उनके पास गंदम आई, उन्होंने अपने गोदामों में रखी तो कीमत 2,000 बढ़ गई। यानी दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आप 2 महीने में इतना पैसा कमाएं कि आप 3,000 रुपए की एक चीज़ खरीदें। फर्ज करें आपने 3 करोड़ रुपए की गंदम ली और अब वो 5 करोड़ रुपए की है। आपने अगर 30 करोड़ रुपए की गंदम ली तो अब वो 50 करोड़ की है। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें पैसा इतनी रफ्तार से दुगना हो जाए? कोई और कारोबार ऐसा नहीं है। 2,800 रुपए में बिकने वाली गंदम 5,000 रुपए में बिक रही है और बाज जगहों पे गंदम की कीमत इससे भी ज्यादा हो गई है। तो ये किसान का इससे बड़ा इस्तेहसाल हो नहीं सकता। ये पूरा सिस्टम ही इन चीजों पे खड़ा है कि मिडिल मैन पैसा ज्यादा बनाता है, किसान को मुनाफा कम होता है। जो बैठा हुआ है सकून के साथ, जो जखीरा अंदोजी करता है, वो ज्यादा पैसे अपने घर ले जाता है। और ये इस किस्म की पॉलिसी की वजह से जब लोग गरीब होते हैं ना, तो मुल्क को भी नुकसान होता है। पाकिस्तान की बरामदात लगातार कम हो रही हैं। मैं सिर्फ 1 महीने का डाटा आपके सामने रखता हूं। जून 2026 में सिर्फ 1 महीने में पाकिस्तान की जो बरामदात है, जो पाकिस्तान चीजें बनाकर बाहर भेजता है दुनिया को, उसमें कमी हुई है 16%। और जो चीजें पाकिस्तान दुनिया से मंगवाता है या जिन चीजों को दरामद करता है पाकिस्तान के अंदर, उनमें इजाफा हुआ है 27%। यानी 14 माह की कम तरीन बरामदात और 4 साल की बुलंद तरीन दरामदात। तो इसको कहते हैं मुआशी तबाही और इसे कहते हैं खसारा। और ये खसारा पाकिस्तान को तोहफे में मिला है और लगातार पाकिस्तान इस खसारे में जा रहा है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।